What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is Recharge और बिजनेस स्टडीज में हम करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। बच्चों ये करके तुम्हारा पार्ट बी खत्म हो जाएगा और बिजनेस स्टडीज का, और तुमको पता नहीं है कि तुमने कितना अच्छा एज ले लिया है ओवर अदर्स। तो चुपचाप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। जब बिजनेस स्टडीज इको का पेपर दोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इन चैप्टर्स को भी खत्म करते हैं। Let's begin. करते हैं बच्चों हम लोग मार्केटिंग की डेफिनेशन के साथ। देखो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग को सेलिंग के साथ। सेलिंग बच्चों एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का, जिसमें आपको सिर्फ सामान बेचना है। मार्केटिंग में तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी पहले मार्केट रिसर्च करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, ये सब बच्चों मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है, जिसमें बायर सेलर एक दोनों आपस में मिलेंगे। सेलर वो सामान बनाएगा जिससे बायर की नीड्स भी फुलफिल हो और सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मार्केटिंग। तो क्या है मार्केटिंग? इट इज अ प्रोसेस वेयर पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू। अब मार्केटिंग में क्या क्या होता है बच्चों? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मैंने बताया पहले, मार्केट स्टडी, फिर मार्केट की प्लानिंग करना, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करना, डेवलप करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। स्टैंडर्डाइजेशन तो आपने फ्योल के प्रिंसिपल्स में ही पढ़ा था ना? नहीं, टेलर की टेक्निक्स में पढ़ा था। सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था ना वहां पे। उसके साथ साथ आप लोगों ने ग्रेडिंग भी पढ़ा हुआ है। ग्रेडिंग का मतलब अलग अलग ग्रेड्स बनाना क्वालिटी के बेसिस पे। देन पैकेजिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, कस्टमर को कौन कौन से सर्विसेज देनी है, उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है, कैसे प्रमोट करोगे, कैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, ये सब बच्चों फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आ जाता है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पे। कितने प्रकार की फिलॉसफीज होती हैं? फिलॉसफीज मतलब थॉट प्रोसेस, कि जब लोग मार्केटिंग करते हैं तो क्या क्या सोच के करते हैं। तो 5 प्रकार के थॉट होते हैं बेटा लोगों के दिमाग में। सबसे पहला क्या थॉट होता है? सबसे पहला थॉट होता है, जब बाजार नया नया बना था, जब इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो अल्टीमेटली वहां पे मार्केट किस तरीके का था कि आप कुछ भी बना दोगे तो बिक जाएगा भाई। वहां पे क्या होता था कि अल्टीमेटली आप जो भी सामान बनाओगे वो बिक जाएगा। तो पहले सबसे पुराने समय में जो कॉन्सेप्ट चलता था वो ये था, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, कम कॉस्ट आएगा और अल्टीमेटली मार्जिन ज्यादा होंगे। तो प्रोडक्शन पे फोकस करता था ये कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद आया। जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगी तो लोग फिर क्या खरीदने लगे? जिसकी गुड क्वालिटी होगी। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे। फिर हमारे पास आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग क्या है कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी गुड है या बैड है, हमें तो बेचना है। किसी भी तरीके से जो भी आपके पास है, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू हैव, इसको बेचना है। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। मार्केटिंग बोलता है सिर्फ सेलिंग से काम नहीं चलेगा भैया कि कुछ भी बेच दो। आपको कस्टमर नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और वही बिकेगा जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसी में अगर हम सोसाइटी का भी केयर जोड़ दें कि भैया मार्केटिंग तो ठीक है, कस्टमर के हिसाब से बनाओ सामान, कस्टमर की नीड्स और वांट्स फुलफिल उस हिसाब से बनाओ, बट उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए भी थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दो, सोसाइटी के लिए भी पॉल्यूशन फ्री चीजें यूज करो, सोसाइटी के लिए भी ध्यान रख लो कि कहीं भी सोसाइटी को हार्म ना हो। तो जब भी मार्केटिंग में सोसाइटी का ध्यान जुड़ जाता है तो वो सोसाइटल बन जाता है। ठीक है बच्चों। देन हम पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास 4 P's आ जाते हैं। 4 P's का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चारों पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है? प्रोडक्ट होता है कि जो भी सामान आप बेच रहे हो। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई गुड हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, जो भी चीज आप बेच रहे हो वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों, BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से मार्केट करा कि लोग यही भूल गए कि इसका एक्चुअल में नेम क्या था, इसका एक्चुअल में जेनरिक नेम क्या है। लोग उसको ब्रांड नेम से ही जानने लगे। बेस्ट एग्जांपल्स हमेशा मैगी, एक्टिवा। लोग एक्टिवा को एक्टिवा ही बोलने लगे, एक्चुअल में वो स्कूटर है।
न्यूडल्स को मैगी बोलने लगे, एक्चुअल में वो न्यूडल्स हैं, है ना। तो सब जगह इन्होंने इतने अच्छे से ब्रांडिंग कर दी कि भाई लोग इनका जेनरिक नेम ही भूल गए हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रांडिंग में सबसे पहले मैं आपको यहां पे नहीं है बता दूं, ब्रांड, एक ब्रांड हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड मार्क हो गया, ट्रेड मार्क हो गया। ब्रांड क्या है? ब्रांड कोई भी सिंबल हो सकता है, साइन हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को फेमस करा है, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है? जिस नाम से प्रोडक्ट को बुलाया जाएगा। ब्रांड मार्क क्या है? जिस साइन से, जैसे नाइकी का टिक, एडिडास के 3 स्ट्राइप्स हो गए, हर तरीके का लोगो जो अलग अलग कंपनीज यूज करती हैं उसको ब्रांड मार्क बोलते हैं। और जब इस ब्रांड मार्क को लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है उसको हम बच्चों ट्रेडमार्क बोल देते हैं, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं बच्चों ब्रांडिंग के, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? तो देखो, सबसे पहले मार्केटर को क्या फायदा है? आप प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हो। आप बोलोगे मेरा प्रोडक्ट अलग है भाई, मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट है। एडवर्टीजमेंट कर सकते हो आसानी से, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट अच्छा होता है। हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो आप, और नए प्रोडक्ट लॉन्च करना आसान होता है अगर आप एक ब्रांड हो, ठीक है। कस्टमर को क्या फायदा है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है कस्टमर आसानी से, क्वालिटी मिलती है ब्रांड्स में, और स्टेटस सिंबल हो जाता है। ब्रांड एक स्टेटस सिंबल भी रहेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए बेटा? शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, देन सजेस्टिव होना चाहिए कि उससे पता चले कि इसके अंदर क्या है। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। देन अडेप्टेबल टू पैकिंग होना चाहिए, जो भी आप उसकी पैकिंग बना रहे हो उस हिसाब से अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद स्टेइंग पावर होना चाहिए। स्टेइंग पावर का मतलब दूर तक लोग याद रखें उसको, इस तरीके का ब्रांड नेम होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों ब्रांडिंग। अब पैकेजिंग पे चलते हैं। सर पैकेजिंग में क्या पढ़ना है? बाबू पैकेजिंग में आपको मेनली सबसे पहले फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर लेवल्स पढ़ने हैं कि पैकिंग क्यों करते हैं, क्या क्या करता है पैकिंग हमारे लिए। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो आप पैकिंग से। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप पैकिंग से ही पहचानते हो, है ना, कि कैसा पैकिंग है। अब जितने भी चिप्स होते हैं वो उसी तरीके के पैकिंग के हैं, तो दूर से वैसा पैकेट दिखेगा तो आपको लगेगा यार ये तो चिप्स जैसा ही कुछ होगा, कि वैसी पैकिंग है। तो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन उसी चीज से होता है। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब चिप्स जो पैक हुए हैं उसके अंदर कोई डस्ट नहीं जा रही, कोई पानी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, प्रोटेक्शन हो रही है। उसके बाद कन्वीनियंट है, कैरी करना आसान होता है, और आप प्रमोट भी कर पाते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी कर पाते हो। तो अल्टीमेटली ये सबसे बड़े फायदे किसके लिए हो गए? पैकिंग के। उसके साथ साथ बच्चों लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हमारे सामने आ गया। दूसरा क्या होता है, अब कंपनीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन का। लोग बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं अपनी हेल्थ का, सैनिटेशन का, तो पैक्ड फूड ही पसंद कर रहे हैं। देन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, आजकल सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का जमाना है, तो पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन करने का मौका मिलता है कंपनीज को कि आप कुछ बढ़िया सी पैकिंग बना के इनोवेटिव कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सकते हो पैकिंग की मदद से, कि देखो यार मेरा प्रोडक्ट तो अलग है ना। कितने लेवल्स होते हैं बच्चों? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होती है? प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो इमीडिएट पैकेट होता है। मतलब कि सपोज चॉकलेट लिया आपने, तो चॉकलेट को जो कवर कर रहा है इमीडिएट पैकेट, उसको प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है। या टूथपेस्ट की ट्यूब ले लो, परफ्यूम की बोतल ले लो, फिर बोतल के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूं, फिजिकल पढ़ा के कार्बोहाइड्रेट याद आ रहा है। एक कार्डबोर्ड का एक डब्बा होता है ना, एक मतलब बॉक्स होता है ना कार्डबोर्ड का, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? उसको बोल देते हैं हम लोग सेकेंडरी पैकेज, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा लेयरिंग के लिए। उसके बाद जब आप कैरी करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो 3 प्रकार की पैकेजिंग हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लेबलिंग। लेबलिंग का क्या काम है? लेबलिंग का काम है उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना, बैच नंबर, कलर डालना। अब जैसे चिप्स है भाई, ब्लू वाला अलग है, रेड वाला अलग है, येलो वाला अलग है, ग्रीन वाला अलग है, ये लेबलिंग ही तो है। ये कलर भी तो लेबल ही है एक तरीके का, है ना। पैकेजिंग तो वो ट्रांसपेरेंट पैकेट है। देन हम ब्लू वाले को मसाले वाले क्यों बोलते हैं, रेड वाले को टोमेटो टैंगो ही क्यों बोलते हैं, ग्रीन वालों को अनियन एंड लेमन मतलब अनियन बोलते हैं, पता नहीं कौन सा होता है फ्लेवर, वो मैं बहुत टाइम से खाया नहीं है। उसके अलावा येलो वाला क्लासिक सॉल्टेड। तो ये सब क्या है? लेबलिंग ही तो है बच्चों, राइट। तो इससे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके कंटेंट बताए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन करा। ग्रेडिंग होती है प्रोडक्ट की, आप अलग अलग बना सकते हो। प्रमोशन कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं उन पे मेंशन करना कि ये आपके लिए हार्मफुल है, तो वो भी लेबलिंग से ही हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों प्रोडक्ट। ये सब प्रोडक्ट के बारे में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्राइस।
प्राइस में बच्चों सबसे पहले एक ही सवाल है कि प्राइस सेट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, तो या कैसे प्राइस सेट किया जाएगा। तो बेटा सबसे पहले कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट देखोगे कि मुझे कितने का पड़ा है, उस हिसाब से प्राइस सेट होगा। देन यूटिलिटी डिमांड, अगर आपके प्रोडक्ट की खूब डिमांड है, बहुत डिमांड है, तो आप प्राइस हाई रख सकते हो। ज़्यादा डिमांड नहीं है तो प्राइस लो रहेगा। कंपटीशन कितना है मार्केट में अगर बहुत कंपटीशन है तो आप प्राइस को लो ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत कंपटीशन है। और आपकी मोनोपोली है, आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है कोई, तो आप प्राइस हाई भी रख सकते हो। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, बच्चों सरकार प्राइस को अगर कंट्रोल कर रही है तो आप उससे ज़्यादा नहीं रख पाओगे जितना गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस बताया है। अगर कोई कंट्रोल नहीं है फिर आप कुछ भी रख सकते हो। आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हो? हाई रखो। आप मार्केट में नाम बनाना चाहते हो? लो रखो। आप अच्छी क्वालिटी का ही सामान बेचते हो तो ऑफकोर्स हाई होगा। देन मार्केटिंग मेथड आपने कैसे यूज करे, अगर आपने एग्रेसिव मार्केटिंग करी, बहुत खर्चा करा मार्केटिंग पे, तो ऑफ कोर्स प्राइस हाई होगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हाई होगी। अगर आपने ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं करी, सब कुछ सस्ता रखा, तो प्राइस भी कम रह जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों प्राइस। देन वी हैव प्लेस। प्लेस में क्या क्या आता है? मेनली प्लेस में बच्चों दो टॉपिक्स हैं, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि फिजिकली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया तो वहां से कितना टाइम लग रहा है कस्टमर के घर तक सामान पहुंचने में। ऑर्डर प्रोसेसिंग जितनी क्विक होगी कस्टमर उतना सेटिस्फाइड होगा, जितनी डिलेड होगी कस्टमर उतना निराश रहेगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हमेशा क्विक होनी चाहिए। दूसरा, आप इन्वेंट्री कैसे मेंटेन कर रहे हो। भाई देखो, अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो स्टॉक तो मेंटेन रखना पड़ेगा। अब स्टॉक मेंटेन रखने में खर्चे भी आते हैं, तो आपको वो बैलेंस आउट करके देखना है कि आप इन्वेंट्री कितना मेंटेन करने वाले हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज करोगे। मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स है, अगर कस्टमर के घर तक पहुंचाना है तो कैसे भेज रहे हो, बाय रोड जाएगा, बाय रेल जाएगा, कैसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखना है। एंड लास्ट में वेयर हाउसिंग, कि अगर आप बल्क में सामान बनाओगे तो उसको स्टोर कहाँ करोगे, स्टोर करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी, तो उसका भी ध्यान रखना होगा बच्चों। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है, अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी से खराब होने वाला है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको समझाना पड़ेगा, टेक्निकल है, तो यूजुअली डायरेक्ट सेल कंपनी प्रेफर करती है कि हम ही बेचें। अगर मैं बना रहा हूं, मैं ही बेच रहा हूं, तो उसको बोलूंगा डायरेक्ट चैनल, यानी कि जीरो लेवल, इसके बीच में कोई नहीं होगा, जो बना रहा है और कस्टमर है सीधा, दो ही लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, जल्दी से खराब होने वाला नहीं है, आपके कस्टमर बहुत दूर दूर हैं, आपका मार्केट बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट एक कंज्यूमर गुड है जिसमें कुछ समझाना नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, तो फिर आप इनडायरेक्ट चैनल्स यूज कर लेते हो बच्चों। इनडायरेक्ट में अगर मैन्युफैक्चरर है, बीच में एक ही बंदा है, रिटेलर और फिर कस्टमर, तो अल्टीमेटली 1 लेवल हो गया। 2 हो गए बीच में, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, 2 लेवल हो गया बच्चों। 3 हो गए बीच में, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, उसको 3 लेवल बोल देते हैं। कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन सा चलता है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक हो गया बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट प्लेस। प्रमोशन में बच्चों 4 एलिमेंट्स हैं। प्रमोशन में या तो आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा सकते हो। एडवर्टीजमेंट क्या है बच्चों? एडवर्टीजमेंट बेटा एक पेड फॉर्म है जिसके अंदर इम्पर्सनैलिटी होती है, यानी मैं पर्सनली अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, कोई और मैं किसी को अपॉइंट करूंगा, वो करेगा मेरा ऐड, है ना। सपोज मैंने बोल दिया किसी बॉलीवुड एक्टर को या किसी क्रिकेटर को या किसी भी इंडिविजुअल को मुझे अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाना है, तो पहली बात ये पेड होगा, ऑफ कोर्स पैसे लेंगे वो। इम्पर्सनल होगा, आपको कोई पर्सनली आके नहीं समझाएगा, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स के थ्रू होता है, यानी मार्केटर्स के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है। या फिर हम पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग का मतलब अपना प्रोडक्ट मैं खुद ही बेच रहा हूं, मैं अपना प्रोडक्ट खुद ही बेच रहा हूं। अब बच्चों, अगर मैं अपना प्रोडक्ट खुद बेच रहा हूं तो इस सिनेरियो में यहां पे ये पर्सनल फॉर्म होगा, अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगी, कस्टमर के साथ लॉन्गर टाइम तक मैं बिजनेस कर पाऊंगा, तो ये होता है पर्सनल सेलिंग। ये तब चलता है जब आपका मार्केट छोटा सा हो, तब आप कर सकते हो। देन सेल्स प्रमोशन। बच्चों, सेल्स को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का मतलब भाई तुम डिस्काउंट दे रहे हो, रिबेट दे रहे हो, कैशबैक दे रहे हो, तुम कोई गिफ्ट दे रहे हो कि चिप्स के अंदर से स्पाइडरमैन निकलेगा, कॉफी के साथ तुम मग दे रहे हो,
या कोई क्वांटिटी डील दे रहे हो, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके के ऑफर्स जो होते हैं बच्चों, हॉलीडेज दे रहे हो, कॉन्टेस्ट करा रहे हो, कूपन्स दे रहे हो, ये सब सेल्स प्रमोट करने के लिए होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। तो अगर केस स्टडी में आया, कल करेंगे हम लोग केस स्टडीज, 6 बजे आ जाना सारे के सारे लाइव। तो अगर केस स्टडी में आया कि भैया कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स को प्रमोट करना है, तो सेल्स प्रमोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ पब्लिक रिलेशंस पे। पब्लिक रिलेशन का मतलब है, ध्यान रखना, कंपनी की इमेज बनाना, कंपनी की इमेज बनाना या गुड पब्लिक इमेज बनाना, जनता के सामने अच्छी इमेज बना के रखना, अपनी गुडविल डेवलप करके रखना, इसको बच्चों पब्लिक रिलेशंस में कंसिडर किया जाता है। अब ये अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, जैसे प्रेस रिलेशंस। प्रेस रिलेशंस का मतलब हो गया मीडिया में करा दिया। काउंसलिंग, काउंसलिंग होता है अलग अलग जगह लोगों को अपने अच्छे काम दिखाना, अपने बारे में बताना, है ना, इवेंट्स कराना, अलग अलग इवेंट्स कराना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रिलेशंस बनाना, उसको लॉबिंग बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रिलेशंस बनाना होता है। इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ, लीडर्स के साथ रिलेशंस बनाना, तो ये सब पब्लिक रिलेशंस में आता है। ये सब आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो प्रमोशन कैसे होगा? एडवर्टीजमेंट से, या पर्सनली आप खुद करो, या सेल्स प्रमोशन कुछ टेक्निक्स यूज कर लो, या हेल्दी रिलेशंस बनाओ। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा मार्केटिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका, एंड ये भी डन। इसके बाद आज का लास्ट चैप्टर करेंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्यारे नालायकों, चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? देखो, इसके अंदर ना हमें एक एक्ट के बारे में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाया जाएगा बच्चों। बाजार में, मार्केट में कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, बट कई बार कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो भोले वाले कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। उनको गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के, उनको गलत प्रोडक्ट दे के, उन्हें कम पैसा बताया और उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दिया, या उल्टे सीधे प्राइजेस चार्ज करके। तो उस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत लिटिल सा यहां पे पढ़ाया गया है, ताकि आपकी एक जनरल अवेयरनेस हो जाए, जनरल नॉलेज हो जाए, और आपको काफी हेल्प करे वो। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले बोल रहा है कंज्यूमर कौन होता है। तो देखो, कंज्यूमर के बारे में ना 3 चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है? सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है भाई? जो कोई गुड्स खरीदता है या जो कोई सर्विस खरीदता है ना। कंज्यूमर कौन है? A consumer is the one who buys any goods और avail any services। avail का मतलब वही सर्विसेज का लेना है। For a consideration, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ ना कुछ पैसे के बदले में होना चाहिए। अगर कुछ फ्री में लिया जा रहा है फिर वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है which has been paid, या पैसा दे दिया है, या promise to pay है कि भाई देने का वादा हुआ है और आधा दे दिया, आधा प्रॉमिस्ड है, या कोई भी स्कीम इस तरीके की है, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कंज्यूमर के अंदर वो पर्सन भी आएगा हु इज यूजिंग द गुड्स, जो गुड्स को यूज कर रहा है या फिर सर्विस का बेनिफिशियरी है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। फॉर एग्जांपल, इस गुड का बायर मैं हूं और मेरे से किसी और टीचर ने ये बोला, सर आपका स्टूडियो खाली है क्या, हमको बोर्ड यूज करना है। मैंने कहा आ जाओ सर, या आ जाओ मैम, मुझे क्या दिक्कत है, कर लो, मैं तो शूट नहीं कर रहा अभी, आप कर लो। अब वो सर या मैम जब ये शूटिंग कर रहे हैं तो शूट करते टाइम इस बोर्ड में ब्लास्ट हो गया, उनको लग गई चोट, उन्होंने कंप्लेन करी। कंपनी बोल रही है हमने तो आपको बोर्ड बेचा ही नहीं, आप तो कंज्यूमर ही नहीं हो, हमने तो रजत सर को बेचा था, वो है कंज्यूमर, वो तो बिल्कुल फिट है। तो वो सर या मैम बोल सकते हैं आई एम द यूजर ऑफ द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। हमने रजत सर के अप्रूवल से इसको यूज किया था, तो हम भी कंज्यूमर हुए, और यही बताया गया है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेलीस्कोपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कुछ भी हो, हर ट्रांजेक्शन पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है। बढ़िया बढ़िया सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सबसे पहले तो भाई हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का मतलब है कि कंज्यूमर को पता ही नहीं है उसके पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि यू शुड बी एन अवेयर कंज्यूमर, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, जहां पे आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। इसीलिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर इग्नोरेंट है। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बेटा कि हमारे इंडिया में कंज्यूमर्स की कोई बहुत सारी एसोसिएशंस नहीं है। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ भी इस तरीके का फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है, तो वो अकेला सिस्टम के अगेंस्ट लड़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं लड़ पाता? क्योंकि अकेले की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे,
पूरी सोसाइटीज होंगी, ग्रुप्स होंगे, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कंज्यूमर के लिए खड़ी होंगी, तो ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे दबाओगे? नहीं दबा पाओगे ना भाई। जितनी बड़ी आवाज होती है उतनी भारी आवाज होती है, उतनी ज्यादा वैल्यूएबल आवाज होती है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इस एक्ट की जरूरत है, राइट? देखो बोल रहा है कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग। उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है हमारे देश में, इसीलिए ये एक्ट जरूरी है। इसके बाद अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है अगर बिजनेस को अपना लॉन्ग टर्म हित सोचना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सोचना है, अगर आप बिजनेस अपना लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेस किसके रिसोर्सेज से बना? समाज के रिसोर्सेज से बना। तो अगर समाज के रिसोर्सेज से बनाने के बाद समाज को ही ठग रहे हो तो भाई क्या फायदा ऐसे बिजनेस का? तो समाज तुम्हें पकड़ लेगा ना जिस दिन, उस दिन मारे जाओगे। इसीलिए बचो ऐसी एक्टिविटीज से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका बिजनेस समाज के रिसोर्सेज से चल रहा है तो समाज का भला करो, बुरा मत करो। तीसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सोसाइटी की टुवर्ड्स ये जिम्मेदारी है कि तुम कुछ भी ऐसा ना करो जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। चौथा, मॉरल जस्टिफिकेशन। बच्चों छोटी क्लासेस में हमें मॉरल ड्यूटीज पढ़ाई जाती थी ना, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। भाई सच बोलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे भी हमें एक मॉरल ड्यूटी दी जाती थी, हमें एक मॉरल ऑब्लिगेशन पढ़ाया जाता था कि कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करो, कभी भी किसी को गलत मत बोलो, कभी भी किसी के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन मत करो। तो ये आपकी एक मॉरल जस्टिफिकेशन भी है कि आप कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे, सरकार बीच में आके आपकी ऐसी तैसी ना करे, सरकार बीच में आके आपके बिजनेस को बंद ना करे, तो आप कृपया करके कुछ भी ऐसा काम ना करें जहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़े और आपके बिजनेस को बंद करना पड़े। तो बोल रहा है इफ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड इंटरवेंशन देन दे शुड नॉट डू एनी अनफेयर प्रैक्टिस। उसके बाद देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोलता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को स्पीडी और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल से। स्पीडी का मतलब क्विक, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता। आजकल तो ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हो इजीली, ऑलमोस्ट फ्री में, ना के बराबर खर्चे में आप कंप्लेन कर सकते हो और वहां से सेलर के पास मेल जाता है कि भैया ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, आप बताओ, इस चीज का जस्टिफिकेशन दो। अब ऐसा नहीं है कि तुम किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेन करोगे तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सेलर के पास भी राइट है, वो भी अपना जवाब लिखे, और अगर वो अपने एंड पे सही हुआ तो पनिशमेंट कंज्यूमर के ऊपर भी हो सकती है जो गलत कंप्लेन कर रहा है। तो कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कंप्लेन कर दो तो कंज्यूमर की बात मानी जाएगी ना। कोर्ट कानून तो सबके लिए बराबर है ना बेटा, है ना। आगे क्या बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया, हर तरीके के बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा। कंज्यूमर कौन है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैंने बता दिया। कौन कंज्यूमर नहीं होगा, अब बताओ, जिसने गुड्स खरीदा है रीसेल के लिए। भाई कंजम्पशन के लिए होना चाहिए ना, तब कंज्यूमर हूंगा। बेचने के लिए खरीदा है, कंज्यूमर नहीं हूं। बिना अप्रूवल के यूज करा, कोई टीचर चुपचाप आगे बोर्ड यूज करने लगे, मुझे पता था बेकार है, खराब हो गया है, लेकिन उसने तो चुपचाप यूज करा, फट गया, कंज्यूमर नहीं है वो। तीसरा, अगर आपने कोई सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर लियो। हायरर का क्या मतलब होता है भाई, देखो अगर आपने हायर परचेज पे लिया हुआ कोई गुड्स, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स पे, और बिना उसके अप्रूवल के आप यूज कर रहे हो, तब भी आप कंज्यूमर नहीं हो। बिना कंसीडरेशन के, यानी मुफ्त में कोई गुड्स लिया है, कंज्यूमर नहीं हो। कोई सर्विस लिया है बिना पैसे के, तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। बढ़िया सर। अब आती है बच्चों कंज्यूमर राइट्स, ये एग्जाम में आती है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। 6 राइट्स हैं बच्चों, 6 अधिकार हैं जो कंज्यूमर को दिए गए हैं। एक तो आंधी तूफान आ रही है, दरवाजा बंद करूं, तुम स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सारे दरवाजे भाई साहब मेरे घर के ठक 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 इधर उधर उधर इधर चल रहे हैं। सबसे पहला अधिकार, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी अगर फिजिकल डैमेज होता है किसी को, जैसे अभी हम बोर्ड का एग्जांपल ले रहे थे कि ये फट जाए तो फिजिकल हार्म होगा, उस हार्म के अगेंस्ट मुझे कंप्लेन करने का अधिकार है। तो कभी भी किसी को फिजिकल इंजरी हो, फिजिकल चोट लगे, फिजिकली कुछ बुरा हो उसके साथ, तो उसके अगेंस्ट उसके पास अधिकार है, वो कंप्लेन कर सकता है। वो कौन सा अधिकार है, राइट टू सेफ्टी, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब नॉलेज मिलनी चाहिए। आप कोई भी सामान खरीदते हो, क्या उस सामान के पीछे उसके बारे में सारी जानकारी होती है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसके कंटेंट। अगर वो खतरनाक सामान है जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह है, उस पर भी लिखा होता है दीज आर इंजरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग किल्स, या पता नहीं जो भी लिखा होता है। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है सेलर आपको, भाई उसको पता है कि सिगरेट हानिकारक है और मैं सिगरेट पे लिखूंगा कि भाई इससे मारे जाओगे, तो शायद ना बिके, लेकिन तब भी लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी।
तीसरा राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब होता है राइट ऑफ चॉइस। जब तक आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, आपका राइट है, आप सेलर से जितनी बार चाहे उतने बार वो सामान देख सकते हो, जितनी चाहो उतनी वैरायटी डिमांड कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी डिस्कशंस कर सकते हो। सेलर आपको फोर्सफुली कुछ नहीं बेच सकता। अगर वो आपको फोर्सफुली कुछ भी बेच रहा है तो फिर आपका राइट ऑफ चॉइस एक्सप्लॉइट हो गया है। सेफ्टी समझ गए, इंफॉर्मेशन समझ गए, चॉइस या एश्योर्ड समझ गए। उसके बाद आता है बच्चों राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि आपकी बात सुनी जाए। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट खराब निकला, खराब निकलने के बाद क्या आपके पास कस्टमर केयर नंबर होते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो ना। आप बता सकते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट गलत आ गया, इसको एक्सचेंज कर दो, या मुझे ये चीज नहीं खरीदनी, तो अगर रिफंड की पॉलिसी है तो मेरा रिफंड कर दो। सपोज सेलर आपको पहले ही बता रहा है कि कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है, सोच समझ के लेना, कोई रिफंड नहीं होगा बाद में। तुमने कहा हाँ हाँ ठीक है हमें पसंद है, तुम फिर बाद में दोबारा जा रहे हो रिफंड, तो ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी पॉलिसी में पहले ही क्लैरिफाइड था ये बात कि रिफंड नहीं होगा। समझे? तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है राइट टू बी हर्ड में कि आपकी बात सुननी चाहिए। अगला बोल रहा है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेयर खरीदी, हमारी वापस से चेयर का एग्जांपल, आजा भाई। फॉर एग्जाम्पल दिख रही है क्या? ये देखो मैंने ये चेयर खरीदी बच्चों। अब ये जो चेयर है ना मैंने खरीदी और ये कहीं से टूटी फूटी निकली, तो मेरा सबसे पहले राइट है कि मेरी बात सुनी जाए, राइट टू बी हर्ड। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जाए। भाई या तो इस पर्टिकुलर चेयर को रिपेयर कर दो, रिपेयर नहीं हो सकती रिप्लेस कर दो, रिप्लेस नहीं हो सकती रिफंड कर दो। भाई जब कुर्सी नहीं मिल रही तो रिफंड करो ना। तो यहां पे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है। और लास्ट होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, जागो ग्राहक जागो, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जिसमें आपको अवेयर किया जाता है। भाई तुम्हें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे ये अधिकार हैं, ये भी तो राइट टू एजुकेशन ही है ना। राइट टू एजुकेशन में हम कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। बढ़िया सर, क्या बात है सर, मस्त। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों अब राइट्स होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। ये बहुत आसान है। क्या क्या है? कंज्यूमर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर अवेयर होगा तभी अच्छी चॉइस कर पाएगा। कंज्यूमर को क्वालिटी के सामान ही खरीदने हैं, उल्टे सीधे सामान नहीं खरीद ले। अब सर क्वालिटी कैसे जस्टिफाई होती है? क्वालिटी जस्टिफाई होती है बेटा क्वालिटी मार्क से। जैसे ISI मार्क वाला सामान खरीदो, हॉल मार्क देखते हो ना, ISI इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे होता है, हॉल मार्क गोल्ड वगैरह पे होता है, FPO फूड प्रोडक्ट्स पे होता है, वूल मार्क जो ऊन वगैरह के कपड़े होते हैं उस पे होता है। तो हमेशा सबसे पहले कंज्यूमर को अवेयर रहना है, फिर गुड क्वालिटी सामान खरीदना है, फिर सेलर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि सेलर उसको सब बताएगा कि ये रिस्क है, ये इसके साथ कंडीशंस एंड टर्म्स हैं। अगर आपने वो सुनने के बाद भी कुछ गड़बड़ करी फिर सेलर की जिम्मेदारी नहीं है भाई, है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस का मतलब होता है कि ब्लाइंडली सेलर के शब्दों को नहीं मानना। आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, उससे सवाल जवाब करो, उसको क्लैरिफाई करो। विदाउट क्लैरिफिकेशन कुछ भी मत लो। ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंट रहो और असर्ट करो। असर्ट का मतलब होता है कि अपनी बात को हक से रखो, जिम्मेदारी से रखो। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है तो कॉन्फिडेंटली पूछो। ओके, बढ़िया सर, क्या बात है सर। बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर को भी ऑनेस्ट रहना है, चालाकी ज्यादा नहीं दिखानी। कैश मेमो जरूर लो, बिल जरूर मांगो, बिना बिल के कोई नहीं मानेगा कि आपने सामान सच में खरीदा है। कंप्लेन फाइल करो सही कंज्यूमर फोरम में। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही कंज्यूमर कोर्ट है जहां पे आपको कंप्लेन करनी है। उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, उनका पार्ट बनो। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करो। तो ये सारी बच्चों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कंज्यूमर को माननी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ रहा है अब हमारे पास कि कंज्यूमर कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकता है। नंबर 1 सेल्फ रेगुलेशन। भाई सबसे पहले तो बिजनेस खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए जहां पे वो कोई भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन ना करे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। दूसरा बिजनेस एसोसिएशंस, जितनी बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनको, एसोसिएशन मतलब पढ़ा था ना हमने शुरू में कि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एसोसिएशंस होती हैं, वैसे ही बिजनेस में भी होती हैं। उसके मेंबर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन एसोसिएशंस को रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बताएं बिजनेसेस को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तीसरा बच्चों कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। चौथा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंज्यूमर के लिए भी,
सेलर के लिए भी, वो कंज्यूमर को भी अवेयर करती हैं और सेलर्स को भी बताती हैं अगर कुछ गड़बड़ करोगे ना तो तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी। पांचवा सरकार तो कर ही रही है, सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स निकाले हुए हैं, तो इस तरीके की चीजें अवेयरनेस के लिए ही होती हैं। बढ़िया सर, ये मार्क्स मैंने आपको बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। ISI मार्क्स कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, एग मार्क एग्रीकल्चर के लिए, हॉल मार्क या BIS गोल्ड के लिए, वूल मार्क वूल के लिए, इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। बढ़िया सर। उसके बाद मेरे नालायक क्या आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज है। रिड्रेसल एजेंसी का क्या मतलब होता है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस कोर्ट में होगा। तो बेटा 3 कोर्ट्स बनाए गए हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंस मशीनरी, यानी कि 3 लेवल है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो। सर ये लेवल्स किस आधार पे बनाए गए हैं बच्चों, ये बनाए गए हैं अमाउंट के आधार पे कि कितने तक का नुकसान होगा तो कहां कंप्लेन करोगे। ठीक है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसके अंदर अगर आपका जो नुकसान हो रहा है वो कितने रुपए तक का हो रहा है, 50 लाख रुपए तक का, तो आप यहां पे कंप्लेन फाइल करोगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होते हैं, इसके अंदर एक तो प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का पार्ट होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो ये सबसे छोटी कमीशन है, तो इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी सबसे छोटी कोर्ट के होंगे। सबसे छोटी कोर्ट कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे ही ये है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन, तो वैसे ही प्रेसिडेंट होंगे इनके अंदर उसी लेवल के। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर। प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंप्लेन्स कहां तक की होंगी, 50 लाख रुपए तक की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम में गिव ग्रीव्ड पार्टी 5 डेज फॉर सेटलमेंट, आपको 5 दिन दिए जा सकते हैं सेटलमेंट के लिए कि आप आपस में सेटल कर लो। कोर्ट के चक्कर क्यों लगाते हो, कोर्ट भी बोलता है भाई तुम आपस में सेटल कर लो, 5 दिन है सुलझा लो, नहीं सुलझ रहा तो फिर आ जाना यार, और क्या, फिर तारीख पे तारीख कर देंगे। द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी इफ रिक्वायर्ड एंड गिव्स डिसीजंस ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स। बोल रहा है कि अगर खाने पीने के आइटम से रिलेटेड कुछ कंप्लेन है तो फिर हो सकता है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो उस गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजे और फिर अपना फैसला सुनाए। उसके साथ साथ अगर जो भी फैसला आएगा और आप सेटिस्फाई नहीं हो उस फैसले से, तो आप 45 दिन के अंदर अंदर, फैसला आने के 45 दिन के अंदर अंदर आप अगली कोर्ट में जा सकते हो, री अपील कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम उससे डिससेटिस्फाइड हैं, अब हम स्टेट में चलेंगे। तो स्टेट में डायरेक्टली नहीं जा सकते अगर 50 लाख से कम का सामान है। 50 लाख रुपए तक का कुछ भी नुकसान है इसमें जाओगे, इससे सेटिस्फाइड नहीं हो स्टेट में जाओगे। 50 से ज्यादा का अगर हुआ, अगर 50 से ज्यादा का नुकसान है तो फिर हम जाएंगे स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में देखो क्या बोल रहा है, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर्स। एक प्रेसिडेंट, चल जा यार, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर। प्रेसिडेंट यहां पे कौन होंगे, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इसमें रेकमेंड करती है कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है। उसके साथ कंप्लेन्स 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ से नीचे नीचे, 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ से नीचे नीचे। टेस्टिंग वाला पॉइंट सेम है, ये भी टेस्टिंग में भेज सकते हैं गुड्स को। और अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो नेशनल कमीशन में। उसमें 45 डेज था, इसमें 30 डेज है। अमाउंट याद रखना और डेज याद रखना, 50 लाख तक, 50 लाख से 2 करोड़ तक। 2 करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब है, नेशनल कमीशन में जाओगे। सर 2 करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब है तो कहां जाओगे, नेशनल में। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर। ठीक है, वन ऑफ देम शुड बी अ विमेन। विमेन का तो सभी में होना इंपॉर्टेंट होता है कि 1 मेंबर शुड बी अ विमेन। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, पीछे वाला स्टेट गवर्नमेंट करता था। ठीक है, उसके बाद कंप्लेन यहाँ पे होगी 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर। उसके बाद ये भी टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो फिर आप 30 डेज के अंदर अंदर कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 45 डेज, 30 डेज, 30 डेज, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। परफेक्ट सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रेमिडीज क्या क्या अवेलेबल है, बहुत सिंपल है बच्चों, ये रीड ओनली टॉपिक है, ये आपको पढ़ लेना एक बार। भाई अगर कोई प्रॉब्लम निकल रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कोई भी 5-6 पॉइंट्स याद रख लेना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आओ टाइसन जी, आओ आओ बेटा जी आओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चल रहा है, पढ़ोगे, पढ़ोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ, तुम्हारे लिए डॉग प्रोटेक्शन एजेंसी बनाए। देखो क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले डिफेक्ट रिमूव करो, दूसरा रिप्लेस करो,
तीसरा, रिफंड करो। भाई कुर्सी खराब है तो उसको सही कर दो, सही नहीं हो सकती तो रिप्लेस कर दो, रिप्लेस भी नहीं हो सकती तो पैसा वापस कर दो। अगर मेरा कोई अदर नुकसान भी हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड फट गया, नुकसान हो गया, चोट भी तो लगी, उसका भी कंपनसेशन दो, पैसा दो उसका, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। अब कितना रीजनेबल होगा वो कोर्ट बताएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कंपनसेशन दो ताकि आप डैमेज को ठीक कर पाओ, जो भी डैमेज हुआ है उसको ठीक कर पाए। अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करो, कोई गलत ऐड है या कुछ गलत उस तरीके का है तो वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद कोई भी हैजार्डस गुड्स ऑफर नहीं करने, हैजार्डस मतलब जो नुकसान दे सकते हैं। उसके बाद मार्केट से वो रिमूव कर दो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो ऐसे गुड्स की। देन अगर कोई भी लॉस हुआ है कंज्यूमर को, उसका कंपनसेशन दो, ये तो ऊपर भी आ गया था। उसके बाद एडिक्वेट कॉस्ट पे करो, जो भी खर्चे आए हैं, कोर्ट में केस करने का खर्चा आया है, वकील का खर्चा आया है, वो सब पे करो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के पास पावर है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जीरो कर सकती है अगर वो अनफेयर है, ठीक है। भाई बहुत सारे हैं, कोई भी 5-6 आपको याद रखने हैं। बढ़िया सर, एक डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लेना आराम से, सब पढ़ा है। उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है बेटा। बहुत सारी बच्चों कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज बनी हुई हैं जो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर के बिहाफ पे लड़ने के लिए, कंज्यूमर को उसका हक दिलाने के लिए बनाई गई हैं। तो वही पूछ लेता है कई बार कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कई बार ऐसा पूछ लेता है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर कंज्यूमर अकेला फील कर रहा है या लड़ना चाहता है किसी के अगेंस्ट तो कहाँ जाए वो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज के पास जाए। इनका क्या काम है, पब्लिक को एजुकेट करते हैं उनके अधिकारों के बारे में। कैसे करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करा के, सेमिनार करा के, वर्कशॉप करा के। उसके बाद टाइम टू टाइम ये पीरियोडिकल्स प्रिंट करते हैं। पीरियोडिकल्स मतलब अखबार में कुछ चीज़ें निकलवाना, मैगजीन्स में निकलवाना। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, ये कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसके बाद बेटा ये कंज्यूमर को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हर तरीके से। कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई किसी भी तरीके की लॉ से रिलेटेड कोई समस्या है उसको सॉल्व करवाना। उसके बाद बच्चों कंप्लेंट्स फाइल करवाना, ठीक है। मतलब कंज्यूमर को जहां पे जो भी समस्या आ रही है ना और वो अकेला फील कर रहा है, ये उनकी मदद करेंगे। ये टेस्टिंग कराते हैं प्रोडक्ट को, जैसे मैगी को उठा लिया, क्या जो मसाले में लिखा गया वही है, कुछ हार्मफुल तो नहीं है। तो इस तरीके की चीजें बच्चों कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। कौन कंप्लेन कर सकता है बेटा, सबसे पहले कंज्यूमर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं। पूरी कॉलोनी बीमार होगी तो कोई भी 1-2 कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलोनी कर सकते हैं। अगर किसी बंदे की डेथ ही हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा है जो वैसे कंप्लेन नहीं कर सकता तो उसका गार्जियन कर सकता है। कंप्लेन किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, सेलर के अगेंस्ट, ठीक है, सिंपल, मैन्युफैक्चरर या डीलर, ठीक है। अगर कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना भाई, गुड्स खरीदे तो जिससे खरीदे उसके अगेंस्ट, सर्विस ली तो जिससे ली उसके अगेंस्ट। खत्म बच्चों, चैप्टर खत्म। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।